वो ऊपर ही रह गई हैं, नीचे नहीं पहुंची, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है। लेकिन बच्चों जो शॉर्टर वाली हैं वो सारी डेफिनेटली अर्थ तक पहुंची। देखिए यहां पे जो रेडिएशन अर्थ को स्ट्राइक कर रही हैं वो शॉर्टर आई आर है। देखिए मैं लिख रहा हूं, शॉर्टर आई आर रेडिएशंस आर traveling towards earth and striking with it. ये है जनाब फर्स्ट पॉइंट, पहला। अच्छा, जब अर्थ के साथ स्ट्राइक करेंगे तो डेफिनेटली अर्थ जो है उनको एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन सारी रेडिएशन तो एब्जॉर्ब नहीं होंगी, कुछ एब्जॉर्ब होंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, हम कहेंगे कि सम रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब्ड बाय अर्थ। अच्छा बच्चों, आपने ना यहां इसके ऊपर नहीं लिखना, मैं तो समझाने के लिए लिख रहा हूं। आपने सिर्फ पॉइंट्स देने हैं 1 2 3 और नीचे लिखना 1 2 3। समझ आ रही है? जैसे बुक के अंदर आपने देखा होगा, कोई इंटरनेशनल बुक देखी हो आपने, तो उसमें ना उन्होंने क्या किया होता है, यानी डायग्राम में वहां पे यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, फिर 3 लिखा है और नीचे 1 2 3 को एक्सप्लेन किया। तो मैं तो चूंकि लेक्चर दे रहा हूँ, मैं इसलिए यहीं पे लिखता जा रहा हूँ। आपने 1 2 3 सिर्फ लिखना है और नीचे एक्सप्लेन करना है कि जी 1 का मतलब ये है, 2 में ये हो रहा है, 3 में ये हो रहा है। अच्छा, इसमें से कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, अर्थ उनको एब्जॉर्ब कर रही है, दिस इज पॉइंट नंबर 2। अच्छा बच्चों, कुछ जो एब्जॉर्ब हो रही हैं बाकी किधर जा रही हैं? बाकी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, वापस जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे एक और टेक्निकल चीज है, वो टेक्निकल चीज ये है कि अर्थ ने एब्जॉर्ब की है शॉर्टर इंफ्रारेड, लेकिन यहाँ पे अर्थ जो रिफ्लेक्ट करेगी वो करेगी लॉन्गर इंफ्रारेड। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि अर्थ ने उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया ना। अब डेफिनेटली जिस एनर्जी के साथ रेडिएशन आ रही थी उतनी तो एनर्जी उनकी नहीं रही, एनर्जी उनकी हो गई है कम, और एनर्जी कम होने से उनकी वेवलेंथ क्या हो गई है? ज्यादा। इसका मतलब है यहां से जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट हो रही हैं वो है लॉन्गर वेवलेंथ। ये है पॉइंट नंबर 3, ये नोट कर लें। लॉन्गर वेवलेंथ IR radiations are reflecting back, are reflected back, are reflected back. This is point number 3। बच्चों ये तीसरा पॉइंट। अब जरा लॉन्गर वेवलेंथ वाली जो है वो अर्थ तक पहुंचेंगी? नहीं नहीं नहीं, शॉर्टर वाली पहुंचेगी ना, वो लॉन्गर में कन्वर्ट हो गई ना। अब वो लॉन्गर जो स्ट्राइक करने के बाद लॉन्गर में कन्वर्ट हो गई, और अब लॉन्गर वाली रिफ्लेक्ट हो रही है वापस। अच्छा, जब ये वापस जाएंगी एयर में तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि यहां से ये एयर में वापस चली जाएंगी, कुछ रेडिएशन वापस चली जाएंगी। यहां पे मैं पॉइंट नंबर 4 लिख रहा हूं कि सम ऑफ, ये आपने साफ सुथरी करके डायग्राम बनानी है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपसे डायग्राम बना रहा हूं, पॉइंट इसी तरह लिखने आपने अलग नीचे करके। सम ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस go back in atmosphere, go back in atmosphere। बच्चों ये है पॉइंट नंबर। कुछ जो है वो वापस चले गई, बाकी किधर गई? बाकी बच्चों यहाँ पे ट्रैप हो गई, या ये जो गैसेस थी, जो बैरियर था उसने कर लिया इनको ट्रैप, और ट्रैप करने के बाद उन्हीं रेडिएशन को उन्होंने गैसेस ने वापस शुरू कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं लिखूं कि remaining are trapped by greenhouse gases towards earth and cause this 0.5 is basically greenhouse effect। ये है रिफ्लेक्ट करती
हैं अर्थ पे, तो वो अर्थ को हीट, जो पांचवा स्टेप है इसको हम कहेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। रेडिएशंस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, द हीटिंग ऑफ अर्थ, मैं ये लिख देता हूं, द हीटिंग ऑफ अर्थ ड्यू टू trapping of reflected radiations of longer wavelength by carbon dioxide and other greenhouse gases is called greenhouse effect। देखें, मैं ही कह रहा हूं कि जो अर्थ का हीट अप होना है किस वजह से, रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस की ट्रैपिंग की वजह से। कौन सी रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस ट्रैप हो रही है? जो लॉन्गर वेवलेंथ वाली हैं। और कर कौन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और गैसेस, जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कह रहे हैं। इनकी ट्रैपिंग की वजह से अर्थ पे जो हीटिंग इफेक्ट आ रहा है, उस हीटिंग इफेक्ट को हम क्या कह रहे हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। मतलब एक लाइन में अगर आपसे कोई पूछे जी ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या, तो आप कहेंगे इट्स ए हीटिंग इफेक्ट। इस इफेक्ट की वजह से अर्थ जो है वो हीट अप हो रही है, दैट्स इट, वेरी सिंपल। अच्छा, अब यहां पे तो हमने यहां तक बात की ग्रीन हाउस इफेक्ट की। अभी आगे हमने एक लिस्ट बनाएंगे कि कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर सकती है। उन गैसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस। अच्छा बच्चों, ग्रीन हाउस गैसेस को आप डिफाइन कैसे करेंगे, ये भी लिख लें आप, कि दोज गैसेस व्हिच कैन ट्रैप रिफ्लेक्टेड रेडिएशंस, those gases which can trap reflected radiations in atmosphere, those gases which can trap reflected radiations in atmosphere and cause heating effect on earth, those gases which can trap reflected radiations in atmosphere and cause heating effect on earth are called greenhouse gases. Those gases which can trap reflected radiations in atmosphere and cause heating effect on earth are called greenhouse gases। हम सिर्फ उन गैसेस की बात कर रहे हैं जो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं। और किन रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करती हैं? इंफ्रारेड, लॉन्गर इंफ्रारेड। क्योंकि हीटिंग इफेक्ट किस वजह से आ रहा है? लॉन्गर इंफ्रारेड की एब्जॉर्प्शन की वजह से। कार्बन डाइऑक्साइड जी, सरफेस ओजोन। बच्चों ये वो वाली ओजोन है जो ट्रोपोस्फेयर में होगी। चौथा है जी क्लोरोफ्लोरो कार्बन्स एंड अदर रेफ्रिजरेटिंग एजेंट्स। पांचवा है जी नाइट्रस ऑक्साइड। छठा है जी वाटर वेपर्स। लो बच्चों, ये सारी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस हैं। लेकिन बच्चों ये जरा थोड़ा हम इसको सेग्रीगेट करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड अलोन है, ये 74% ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज कर रही है और बाकी 26%। इसका मतलब है कि जो मेन ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड। और इसीलिए आप गौर करें, मैंने डेफिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड को अलग से मेंशन किया। मैंने वो डेफिनेशन में जो आपको लिखवाई है उसमें क्या लिखवाया है कि द हीटिंग ऑफ द अर्थ ड्यू टू ट्रैपिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रेडिएशन ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेस। यानी इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने स्पेसिफाई किया। उसकी रीजन यही है कि जो मेन गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज करती है वो CO2 है। बाकी भी अपनी जगह इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इंपॉर्टेंट।
तो ये है बच्चों ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये है ग्रीन हाउस गैसेस की डेफिनेशन। इसमें मोर जो कंट्रीब्यूशन है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब ये अगर इफेक्ट हमें समझ में आ गया है तो अगली बात हमने ये करनी है कि क्या ये इफेक्ट हमारे लिए फ्रेंडली है या डेडली है, हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। ये अब एक कॉन्सेप्ट की बात है, देखें गौर करें। ये इफेक्ट हमारे लिए बिल्कुल फ्रेंडली है, लाइफ सपोर्टिंग है। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूं कि देखें जो रेडिएशंस हैं, अगर सपोज हम ये कंसिडर कर लेते हैं कुछ देर के लिए कि ये वाला बैरियर नहीं है, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं हो रहा, तो व्हाट विल हैपन, रेडिएशंस आएंगी, अर्थ उनको एब्जॉर्ब करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, वो सारी रेडिएशंस वापस चली जाएंगी, ट्रैप नहीं होंगी। ऐसा ही होगा ना, क्योंकि बैरियर नहीं है। अब मुझे बताएं बच्चों, आपने एटमॉस्फेयर का टॉपिक पढ़ा है, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर होता है 15 और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है कम, यानी जितना ऊपर जाता है टेम्परेचर कम होता रहता है। तो एक थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है कि हमेशा हीट जो है वो हाई से लो की तरफ ट्रांसफर होती है। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो अर्थ का जो अपनी हीट थी उसने आहिस्ता आहिस्ता किधर जाना था, एयर में, क्योंकि अर्थ का एवरेज टेम्परेचर ज्यादा है ना। अच्छा, इसका मतलब है उस वक्त तक अर्थ ने अपनी हीट को एयर में भेजते रहना था जब तक अर्थ का और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता, और तब तक अर्थ ने क्या हो जाना था, फ्रीज, इसका टेम्परेचर कम हो जाना था, नेगेटिव्स में चला जाना था। इस वक्त अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों पॉसिबल है, क्योंकि इसका एवरेज टेम्परेचर 15 है जो लाइफ सपोर्टिंग है। बहुत सारे प्लेनेट ऐसे हैं जिनका माइनस में है, वहां पे कोई लाइफ नहीं है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि इस फिनोमेना ने अर्थ के टेम्परेचर को ऑप्टिमाइज किया हुआ, उसको हीट अप किया हुआ। तो पहला पॉइंट आप नोट करें, इंपॉर्टेंस लिखें, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज इंपॉर्टेंट टू मेंटेन लाइफ ऑन अर्थ। greenhouse effect is important to maintain life on earth. In optimizing temperature of earth. पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट नोट कर लें, विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बिकम अ कोल्ड प्लैनेट। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बिकम अ कोल्ड प्लैनेट वेयर लाइफ कुड नॉट बी पॉसिबल। विदाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ वुड बिकम अ कोल्ड प्लैनेट वेयर लाइफ कुड नॉट बी पॉसिबल। ये बात है बच्चों का, ग्रीन हाउस इफेक्ट ना होता तो अर्थ एक कोल्ड थी जहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं थी। अर्थ वुड बिकम अ कोल्ड प्लैनेट वेयर लाइफ कुड नॉट बी पॉसिबल, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ग्रीन हाउस। तीसरा पॉइंट नोट कर लें, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज imperative फॉर वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी लाजमी है, क्योंकि हीट ट्रैप होगी, अर्थ पे हीटिंग इफेक्ट आएगा तो फोटोसिंथेसिस एक प्रॉपर रेट के साथ हो। आपको पता है कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें एक लाइट रिएक्शन है, एक डार्क रिएक्शन है। एक उस वक्त चलता है जब रोशनी आ रही होती है, उस वक्त जब रोशनी आ रही नहीं होती, वो प्रोसेस हो रहा होता है हीट ट्रैपिंग की वजह से। तो ये फोटोसिंथेसिस के लिए भी ग्रीन हाउस जरूरी है। चौथी बात इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग रेडिएशन बैलेंस ऑन अर्थ। रेडिएशन बैलेंस बच्चों, ये रेडिएशन बैलेंस क्या होता है? रेडिएशन बैलेंस ये होता है कि कितने परसेंट रेडिएशंस आएंगी, कितने परसेंट ऊपर ही रह जाएंगी, कितने परसेंट आएंगी, कितने फीसद एब्जॉर्ब होंगी, कितने परसेंट रिफ्लेक्ट होंगी, फिर उनमें से कितने परसेंट एब्जॉर्ब होंगी अर्थ पे आएंगी। अगर ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाए, खत्म हो जाए,
तो वो तो सारा बैलेंस डिस्टर्ब नहीं हो जाएगा कि कितने परसेंट एब्जॉर्ब होंगी, कितने परसेंट रिफ्लेक्ट होंगी। तो इसका मतलब है कि अर्थ के ऊपर ऐसी रेडिएशंस आना शुरू हो जाएंगी या इतनी इंटेंस रेडिएशंस आना शुरू हो जाएंगी, आप ये कह सकते हैं, जिसकी वजह से लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती अर्थ के ऊपर। तो जो अर्थ का रेडिएशन बैलेंस है, आप ये कह लें कि कितना टेम्परेचर मेंटेन रहना है, कितनी रेडिएशन आनी है, कितनी रिफ्लेक्ट होनी है, ये इस फिनोमेना की बैलेंस हुआ होगा। ये जो गैसेस हैं, अगर मैं एक बढ़ना शुरू हो जाएगा और जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करना शुरू करेगा, तो इस फिनोमेना को हम ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं कहेंगे, इस फिनोमेना को हम कहेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग में असल में टेम्परेचर अर्थ का डे बाय डे इंक्रीज करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट के इंक्रीज करने की वजह से। आप एक लाइन में ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन लिखें। जी सर, बताएं। अभी आपने बोला ना कि आईआर रेडिएशंस की वजह से हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है ना, तो क्या हमारी अर्थ विजिबल रेंज वाली जो रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब नहीं करेगी? उनकी तो एनर्जी इससे ज्यादा है। नहीं, ये पर्टिकुलरली जो एब्जॉर्प्शन होती है ना, मैं आपको बताता हूँ, जो पर्टिकुलरली जो एब्जॉर्प्शन हो रही है ना इस फिनोमेना में, वो इंफ्रारेड है। इंफ्रारेड की बहुत ज्यादा अमाउंट जो है वो अर्थ पे आ रही है, ऑल्दो के विजिबल भी रेडिएशन एब्जॉर्ब होती है। माइक्रोवेव्स भी होती हैं, रेडियो वेव्स भी होती हैं, लेकिन और इसीलिए हम कहते हैं कि आईआर रेडिएशंस आर आल्सो लाइफ स्पॉटिंग। विजिबल रेडिएशंस तो आपको दिखाई देने में विजन के हवाले से हेल्प कर रही ना, कि विजिबल रेडिएशन से आपको कलर्स नजर आते हैं, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है, और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। लेकिन ये इंफ्रारेड रेडिएशंस की एप्लीकेशन है कि वो इस फिनोमेना के अंदर इन्वॉल्व है। मैं आपको डेफिनेशन लिखवा रहा था, लिखे जी। द डे बाय डे इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, the day by day increase in the temperature of earth due to increase in greenhouse effect. The day by day increase in the temperature of earth due to increase in greenhouse effect is called global warming. The day by day increase in the temperature of earth due to increase in greenhouse effect is called global warming. मैं ये कह रहा हूं कि द डे बाय डे इंक्रीज, यानी अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के बढ़ने की वजह से। इस फिनोमेना को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अच्छा, अब मैं इसकी ना थोड़ी सी एक स्टैटिस्टिकल डेटा आपको देता हूं, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि वो मेन ग्रीन हाउस गैस है। हम एक कॉलम बनाते हैं, एक तरफ ईयर्स लिख लें और एक तरफ आप लिख लें CO2 इन एयर, ppm। ppm का मतलब पार्ट्स पर मिलियन, ये ना कंसंट्रेशन का यूनिट है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं जी 1650 में एयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी थी? वो थी 148 ppm। मैंने 1650 से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि अभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन नहीं आया था, 1750 में रेवोल्यूशन आया। अच्छा, 1750s में रेवोल्यूशन आया तो 1850 में कितनी हो गई? 246 ppm। 1980 में कितनी थी? 342 ppm। ppm और 2050 में कितनी हो जाएगी? 600 ppm। आप मुझे बता सकते हैं कि of weather patterns, intensity of weather patterns of a particular region, weather patterns of a particular region is called climate change. दोबारा सुन लें। A long-term and persistent change in frequency, magnitude or intensity of weather patterns of a particular region is called climate change. भाई सिंपल बात क्या है कि लॉन्ग टर्म और परसिस्टेंट चेंज किसके अंदर? वेदर
पैटर्न्स के अंदर, उसकी फ्रीक्वेंसी या इंटेंसिटी या मैग्नीट्यूड, इनमें जब एक लॉन्ग टर्म चेंज आना शुरू हो जाती है तो उसको हम कहते हैं क्लाइमेट चेंज। मैं इसकी दो एग्जांपल्स दे देता हूं। अफ्रीका के अंदर ड्रॉट्स आते हैं, ड्रॉट्स का मतलब बारिश नहीं होती, शुरू से आते हैं। लेकिन अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज में 100 साल का डेटा इकट्ठा करें ड्रॉट्स का, 100 साल का, और उसको आप ना दो हिस्सों में डिवाइड कर लें, अर्ली 50 ईयर्स और लेटर 50 ईयर्स, तो बच्चों आप देखेंगे कि जो लेटर 50 ईयर्स हैं वो वहां पे ज्यादा ड्रॉट्स आए, फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स आए, बार बार आए और ज्यादा इंटेंस भी आए। अब आप सोच में पड़ जाएंगे कि अफ्रीका तो वही है, ज्योग्राफी भी वही है, टोपोग्राफी भी वही है, ये ड्रॉट्स क्यों ज्यादा आ रहे हैं? अब ज्यादा यानी इसका मतलब ड्रॉट एक वेदर पैटर्न है, उसमें एक लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट चेंज आ गई है, उस चेंज को आप क्या कहेंगे? क्लाइमेट चेंज। अच्छा, यूएस में साइक्लोन्स आते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स में, आप साइक्लोन्स का 100 साल का डेटा इकट्ठा करें, उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, 33, 33, 34 ईयर्स, तो आखिर वाले जो 34 ईयर्स होंगे उसमें आप देखेंगे कि बहुत फ्रीक्वेंट साइक्लोन्स आए और ज्यादा इंटेंस आए। तो डेफिनेटली ये एक बेहतरीन एग्जांपल होगी क्लाइमेट चेंज की। आप पाकिस्तान का लाहौर का 100 साल का डेटा इकट्ठा कर लें तो आपको पिछले 10-15 सालों में बार बार हीट वेव्स आती नजर आएंगी जो उससे पहले नहीं आ रही थी। तो इसका मतलब यह है देयर आर सो मेनी डिफरेंट एग्जांपल्स जो कि आपको ये बात बता रही हैं कि क्लाइमेट चेंज इज अ रियलिटी, क्लाइमेट चेंज इज अ चैलेंज, अ थ्रेट, जिसकी वजह से हमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे क्या हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज आएगा, तीनों एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। अब हमें ना थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग ये करनी है कि वेदर और क्लाइमेट में क्या फर्क होता है। देखे ना, उसकी भी अंडरस्टैंडिंग, बार बार हम टर्म यूज कर रहे हैं वेदर क्लाइमेट, वेदर क्लाइमेट, तो हमें क्लियर होना चाहिए कि वेदर क्या है और क्लाइमेट क्या है। तो एक लाइन लगा लें, एक तरफ वेदर लिखे, एक तरफ क्लाइमेट लिखे, मैं आपके डिफरेंसेस क्लियर करूं। अच्छा बच्चों, नोट करें वेदर क्या है। वेदर इज अ शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस, short term atmospheric conditions related to लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर। लोअर एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सी है भला? ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, मैंने कहा ये शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक कंडीशंस है। शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म क्यों है? अभी 2 दिन पहले यहाँ बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, 3 घंटे हुई, खत्म हो गई, उसके बाद धूप निकल आई। ठीक है, तो अब वो शॉर्ट टर्म था ना, तो ऐसा तो नहीं था कि वो सालों साल ही बारिश हो रही है, ऐसा तो नहीं हुआ। आप अक्सर देखते हैं, आप ट्रेवल कर रहे हैं जनाब, यहाँ पे बादल आए हुए हैं, थोड़ा सा आगे जाएं वो बादल खत्म, धूप शुरू हो जाती, तो आप कहते हैं ये तो बड़ा शॉर्ट टर्म फिनोमिना है। आप कहते हैं मौसम जो था, यानी वेदर जो था वो रेनी था, लेकिन अब सनी है। बाज़ औक़ात ऐसे होता है ना, बहुत ड्राई वेदर होता है, एकदम से हवा चल पड़ती है, आप कहते हैं ड्राई था लेकिन अब विंडी है। तो वेदर इज अ वेरी शॉर्ट टर्म फिनोमिना। बट व्हाट अबाउट क्लाइमेट? अच्छा, जो क्लाइमेट जो है ना वो शॉर्ट टर्म नहीं होता। किसी भी जगह के क्लाइमेट को अंडरस्टैंड करने के लिए कम से कम उस जगह का 30 साल का वेदर डाटा इकट्ठा करना पड़ता है, उसके पैटर्न्स देखने पड़ते हैं, फिर एक एवरेज पैटर्न बनाना पड़ता है। वो जो 30 साल के डेटे का एवरेज पैटर्न है उसको कहते हैं क्लाइमेट। नोट कर लें, क्लाइमेट इज एन एवरेज ऑफ वेदर पैटर्न्स, climate is an average of weather patterns which is obtained. Climate is an average of weather patterns which is obtained in a period of at least 30 years. Which is obtained in a period of at least 30 years. Weather is an average pattern, weather pattern which is obtained in a period of at least 30 years. बच्चों मैंने एट लीस्ट का वर्ड यूज किया, इसका मतलब है इसकी लिमिट कोई नहीं है, ये कम से कम। अदरवाइज क्लाइमेट के लिए आपको सेंचुरीज इंतजार करना पड़ेगा। कर सकते हैं आप, देखिए गौर करें, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 में आया,
1850 तक हमने क्लाइमेट चेंज की टर्म इस्तेमाल नहीं की, 1950 तक हमने क्लाइमेट चेंज की टर्म इस्तेमाल नहीं की, 2000 तक भी हमने क्लाइमेट चेंज की टर्म इस्तेमाल नहीं की। 225 साल के बाद जाके हमने ये टर्म इस्तेमाल करना शुरू की, क्लाइमेट चेंज, और इसको हमने थ्रेट के तौर पे और ग्लोबल थ्रेट के तौर पे रिकॉग्नाइज किया। ठीक है ना? तो साइंटिस्ट तो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, लेकिन दे वर वेटिंग कि क्लाइमेट चेंज की टर्म कब यूज हो सकती है। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग टर्म फिनोमेना। अच्छा, दूसरा डिफरेंस नोट करें, वेदर कैन चेंज विद इन मिनट्स एंड डेज, weather can change within minutes and days, while climate needs centuries to change. Climate needs centuries to change. Weather can change within minutes or days, while weather can be measured with the help of various instruments. वेदर को मेजर किया जा सकता है इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने किसी जगह की नमी मालूम करनी है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा हाइग्रोमीटर। देखिए, नमी जो है, ह्यूमिडिटी जो है, वो वेदर का एक पैटर्न है, एक एलिमेंट है। तो उसके लिए मैं कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करूंगा? हाइग्रोमीटर। अगर मैंने किसी जगह का टेम्परेचर मालूम करना है तो मैं इस्तेमाल करूंगा थर्मोमीटर। अगर मैंने किसी जगह पे ये चेक करना है कि जी हवा का डायरेक्शन क्या है, तो मैं इस्तेमाल करूंगा अनीमोमीटर, ANEMOMETER। और अगर मैंने किसी जगह का हवा का दबाव चेक करना है तो मैं करूंगा बैरोमीटर। अब वो सारी चीजें तो मैंने इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर ली, मैं वेदर मेजर कर लूंगा ना। इसका मतलब है वेदर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है, लेकिन क्लाइमेट कैन बी मेजर्ड ओनली with the help of statistical tools. Climate can be measured only with the help of statistical tools. Statistical tools. अच्छा बच्चों, ये statistical tools क्या होते हैं? देखिए बच्चों, स्टैट्स जो है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेटे की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। आपके पास बहुत सारा डेटा है, वेरिएबल डेटा है, आप डेटा को कैसे ट्रीट करते हैं, उसका एरर कैसे निकालते हैं, उसकी एवरेज कैसे निकालते हैं, उसका कॉफिशिएंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना जी, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे निकालते हैं, उसका मीन, मीडियन, मॉड, रेंज कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर आप मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो उसके बाद जाके आपको एक एवरेज पैटर्न मिलेगा। इसका मतलब है क्लाइमेट को हम इंस्ट्रूमेंट के जरिए मेजर नहीं कर सकते। क्लाइमेट के लिए हमें सारे वेदर पैटर्न का जो डेटा है जिसमें फर्क होगा, क्योंकि वेदर तो चेंज हो रहा है, उसको स्टैटिस्टिकली ट्रीट करना पड़ेगा। और स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट के बाद हमें एक एवरेज चीज निकलेगी, वो बताएगी क्लाइमेट के बारे में। तो क्लाइमेट को हम इंस्ट्रूमेंटली मेजर नहीं कर सकते, इसको हमेशा स्टैटिस्टिकली ही देखा जा सकता है। और हमारे पास स्टैटिस्टिक्स के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रीटमेंट ऑप्शंस होती है। ठीक है, आजकल तो जाहिर बात है बच्चों, स्टैट्स के हवाले से अनोवा है, 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल डेटा की ट्रीटमेंट है, और अब तो एआई ने आके पाइथन और इस तरह के टूल्स डेवलप कर दिए हैं जो कि डेटा की ट्रीटमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। आपके पास जितना मर्जी कॉम्प्लेक्स डेटा हो, आप उसको स्टैटिस्टिकली टूल के जरिए ट्रीट कर सकते हैं। तो क्लाइमेट जो है वो स्टैटिस्टिकल टूल के जरिए मेजर होगा। ये तीसरा डिफरेंस। चौथा डिफरेंस ये है कि द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटेरोलॉजी। द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मीटेरोलॉजी, while the study of climate is called climatology. Study of weather is called meteorology. Meteorology की स्पेलिंग बच्चों क्या होंगे? METEROLOGY, meteorology। और जो क्लाइमेट है वो क्लाइमेटोलॉजी।
तो बच्चों मीटरोलॉजी और क्लाइमेटोलॉजी ये दो डेफिनेटली साइंस की ब्रांचेस हैं जिनके जरिए से हम वेदर और क्लाइमेट को मेजर करते हैं या स्टडी करते हैं। ये चार मेन डिफरेंसेस है। इसके बाद अगर आप बात करें ना एलिमेंट्स ऑफ वेदर, तो एलिमेंट्स कौन से हैं वो बस एक लिस्ट बना लें। एलिमेंट से मुराद ये है कि किन चीजों की बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि वेदर कैसा है, वो आप भी बता सकते हैं। भाई पहला एलिमेंट है क्लाउड्स, क्लाउड्स ठीक है। दूसरा एलिमेंट है प्रेसिपिटेशन, बारिश। तीसरा एलिमेंट है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी। चौथा एलिमेंट है टेम्परेचर। पांचवा एलिमेंट है सनलाइट। छठा एलिमेंट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का दबाव। तो बच्चों आम तौर पे आप किसी भी जगह का वेदर इन्हीं चीजों से मेजर करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, और जाहिर बात है फिर उसी वेदर को 30 इयर्स के वेदर के जरिए उस जगह का क्लाइमेट आप प्रिडिक्ट करते हैं। सर ये ठीक हो सब गया? फिजिकल एलिमेंट्स को मेजर करेंगे? क्या हुआ है? क्या क्वेश्चन है जी? ये सारे फिजिकल एलिमेंट्स इसमें आएंगे? डेफिनेटली फिजिकल एलिमेंट्स ही है ना जो खास तौर पे हेल्पफुल हैं। फिजिकल एलिमेंट्स वेदर की प्रिडिक्शन के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां तक तो बच्चों बात हो गई, हमने बात की। अब देखिए हमने तीन बातें, हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट को, ग्लोबल वार्मिंग को, क्लाइमेट चेंज को डिस्कस किया, और चौथी बात अभी हमने डिस्कस की वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जी इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, या उनको इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं। और उसके हवाले से हम बात करेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज से हुआ क्या क्या है। यहाँ पे इसको रब कर दूं जी। इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, और ये बच्चों मैं इसके डिसएडवांटेजेस बता रहा हूं आपको, या आप इसको बच्चों ग्लोबल वार्मिंग भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों के इम्पैक्ट्स तकरीबन सेम है। जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये सबसे पहला जो प्रॉब्लम आया है वो है डिस्टर्बेंस इन हाइड्रोलॉजिकल cycles. Due to climate change and global warming, water cycles are being disturbed. You know very well कि जनाब वाटर साइकिल में प्रेसिपिटेशन है, और इसके अलावा कंडेंसेशन है, एवेपोरेशन है, ये सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट स्टेप्स हैं, और टेम्परेचर में तब्दीली इन स्टेप्स को चेंज करती है, इस पैटर्न्स को बदलती है। तो लिहाजा सबसे पहला प्रॉब्लम जो आ रहा है वो है हमारी वाटर साइकिल्स डिस्टर्ब हो रही है, जिसका नतीजा आप देख रहे हैं कि कभी बारिश अनइवन, अनप्रिडिक्टेबल, और उन सीजन्स के अंदर भी होती है जिन सीजन्स में वाटर की, बारिश की रिक्वायरमेंट नहीं होती या पहले नहीं होती थी, और उन सीजन्स में बारिश ही नहीं होती जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, या उस सीजन में बारिश होनी चाहिए इस खित्ते के मुताबिक, यहाँ की टोपोग्राफी के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि हमारी ओवरऑल जो वाटर साइकिल्स हैं वो डिस्टर्ब हो रही है। इसी तरह मुख्तलिफ कंट्रीज में भी ऐसा ही हो रहा है, वेदर पैटर्न्स के बदलने से वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है। इससे फिर अल्टीमेटली क्या हो रहा है प्रॉब्लम, देखिए डिक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ड्यू टू अनप्रिडिक्टेबल रेन्स और नो रेन्स।
देखें, हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में कमी आ रही क्योंकि रेन पैटर्न्स बदल रहे हैं। और ये नोट कर लें कि 70% एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन रेन वाटर। 70% दुनिया के अंदर, ये मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ग्लोबली बात कर रहा हूं, 70% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बेसिकली डिपेंड्स अपॉन रेन वाटर। 70% आपकी जो है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो रेन वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। और रेन वाटर के अंदर मसला आ रहा है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी आ रही है, तो डेफिनेटली उससे हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। अच्छा, इसका तीसरा इंपैक्ट आ रहा है क्रॉनिक फूड क्राइसिस ड्यू टू environmental variations and natural hazards या disasters owing to global warming या climate change। देखिए, ये मैंने दो बातें की। मैंने कहा जी फूड क्राइसिस में भी इजाफा हो रहा है, ठीक है ना जी, किस वजह से? इन्वायरमेंटल वेरिएशंस की वजह से। और नेचुरल डिजास्टर्स भी आ रहे हैं ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। यानी बेसिकली दो वजह से फूड क्राइसिस हो रही है, इन्वायरमेंटल वेरिएशन एंड नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, देखिए जब फ्लड आता है तो जाहिर बात है आपकी बहुत सारी फसलें तबाह हो जाती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है, तूफान आते हैं, बहुत सारा नुकसान होता है। तो ये सारी नेचुरल डिजास्टर्स हैं। क्योंकि अब चौथा इंपैक्ट इसका नोट कर लें कि सिवियर वेदर पैटर्न्स आर डेवलपिंग। इसी फिनोमिना की वजह से वेदर पैटर्न्स में सिवियरिटी आ रही है, मतलब स्टॉर्म्स में, साइक्लोन्स, लैंडस्लाइडिंग्स पहाड़ी इलाके में, इसी तरह बच्चों ये अर्थक्वेक्स ये भी इंड्यूस हो सकते हैं इसकी वजह से। अच्छा, इसी तरह वो आपने सुना होगा फिनोमिना एवलॉन्च। एवलॉन्चेस होती हैं, ये स्नो का फ्लड होता है उसको एवलॉन्च कहते हैं। स्नो का जो फ्लड है, आपने देखा होगा पहाड़ से एकदम से स्नो का पूरा का पूरा पैक मूव करता है, उसको एवलॉन्च कहते हैं। स्टॉर्म, साइक्लोन्स, अच्छा फ्लड्स, बिल्कुल। अदर डिजास्टर्स आप इसमें लिस्ट बना सकते हैं, ड्रॉट्स भी लिखेंगे आप लाजमी, अदर डिजास्टर्स, ड्रॉट्स वगैरह भी ऐड कर लें क्योंकि वो बहुत अहम है जो इसकी वजह से आ रहे हैं, ड्रॉट्स। तो बच्चों ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इस टेम्परेचर बढ़ने से, यानी कि आपके सीवियर वेदर पैटर्न्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ये चौथा इंपैक्ट था। पांचवा इंपैक्ट नोट करें, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स। जाहिर बात है बच्चों, दुनिया के अंदर बड़े बड़े ग्लेशियर्स और आइस शीट्स टेम्परेचर बढ़ने से मेल्ट कर रही हैं। ठीक हो गया। इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक इदारा है, उसका नाम है इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस। उसके मुताबिक हिमालय के ग्लेशियर इस सेंचुरी के लास्ट तक बिल्कुल मेल्ट होकर डिसअपियर हो चुके। ये आप नोट कर लें बेशक। अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस, Himalayan glaciers will disappear till the end of this century. According to International Commission for Snow and Ice, Himalayan glaciers will disappear till the end of this century. हम ये कह रहे हैं कि इस सेंचुरी के आखिर तक हिमालय के ग्लेशियर खत्म हो जाएंगे, मेल्ट होके। ये कह रहे हैं इंटरनेशनल कमीशन फॉर स्नो एंड आइस। रिवाइज कर दें। According to International Commission for Snow and Ice, Himalayan glaciers will disappear till the end of this century. अच्छा, आप जरा गौर करें। इसी तरह बच्चों आर्कटिक रीजन,
आपने सुना होगा आर्कटिक रीजन जहां बर्फ है, उसका अच्छा खासा एरिया मेल्ट हो चुका है। यानी अगर आप 1970s में के मुकाबले में अब 50 साल के अंदर देखें ना, 55 साल में तकरीबन 1 बिलियन स्क्वायर माइल एरिया, 1 मिलियन स्क्वायर माइल एरिया मेल्ट हो चुका है। 1 मिलियन स्क्वायर माइल, 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख स्क्वायर माइल एरिया मेल्ट हो गया। यानी वहां पहले बर्फ थी, अब बर्फ नहीं है। तो जारी बात है बच्चों, ये सारा पानी, ये सारा कुछ समुद्रों में जा रहा है 55 ईयर्स के अंदर, टिल 1970 से लेकर टिल डेट 1 मिलियन स्क्वायर माइल एरिया एक्सपोज हो गया हुआ है। वहां बर्फ थी, अब बर्फ नहीं है, मेल्ट हो चुकी है। ये आर्कटिक रीजन की मैं बात कर, ठीक है। अच्छा, अब इसका डेफिनेटली इंपैक्ट क्या आएगा? वो आएगा राइज इन सी लेवल। राइज इन सी लेवल ड्यू टू melting of glaciers and expansion of water। देखिए बच्चों, हीट से दो चीजें हो रही हैं, एक तो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, दूसरा वाटर भी तो एक्सपैंड कर रहा है। अगर 1900 से लेकर सेंटीमीटर तक बढ़ जाएगा, ये मिनिमम कहते हैं वो, और वो मैक्सिमम कहते हैं 200 भी बढ़ सकता है। तो आप बच्चों अंदाजा कर लें कि अगर इस वक्त 18 सेंटीमीटर सी लेवल बढ़ने से इतने फ्लड्स आ रहे हैं, तो जब वो 80 सेंटीमीटर सी लेवल बढ़ेगा तो किस तरह के क्रॉनिक फ्लड्स आएंगे, आप इमेजिन करें। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम वो कह रहे हैं 80 से 200 के दरमियान बढ़ेगा। ये मिनिमम 80 है, मैक्सिमम 200, और अगर 200 बढ़ गया तो फिर तो डिजास्टर ही डिजास्टर है, सब कुछ ही डूब जाएगा, ठीक है। यानी इतना सी लेवल क्रॉनिकली राइज कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसका एक और फिर इंपैक्ट अगला जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, चले, वो है क्रॉनिक फ्लडिंग इन लो लाइंग एरियाज ऑफ वर्ल्ड। देखिए, जो इलाके, जो मुल्क नीचे हैं, लो लाइंग एरियाज हैं, उनमें क्रॉनिक फ्लडिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है। हर साल फ्लड्स आते हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, वीनस, न्यूयॉर्क, ये सारे कंट्रीज और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो रेड जोन में आ चुके हुए हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, सी लेवल राइज होने की वजह से वो रेड जोन में आ चुके हैं, और वहां पे क्रॉनिक फ्लडिंग के खतरात हमेशा रहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि फ्लडिंग से आपके बहुत सारी रिसोर्सेज भी जाया होते हैं, बीमारियां भी फैलती हैं, सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आते हैं। इन्वायरमेंटल थ्रेट्स तो आते ही आते हैं, लेकिन सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस बहुत बड़े बड़े आते हैं। जी, इसी डिस्कशन में कराची में हमारे पास जो डीएचए का एरिया है जी, उसकी उन्होंने फर्दर जो है वो एक्सटेंशन की है, जो कि बिल्कुल ही कोस्ट लाइन के वो एक्सटेंड कर दी गई है। तो रिसेंट ईयर्स में जो वो फेज 1 का एरिया है डीएचए का, वो समंदर जो है वो सिग्निफिकेंटली जो है उसकी तरफ वो वापस आया, और कहा है कि 50 ईयर्स में वो पूरा जो फेज है उसको सी जो है वो इनगल्फ कर दें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल इस तरह हो रहा है जी। डेफिनेटली सी लेवल बढ़ रहा है, इसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। और ये डेटा, ये जो आईपीसीसी है ना बच्चों, आईपीसीसी असल में यूएन का पैनल है, यूनाइटेड नेशंस का। अब इसलिए मैंने आपको पूछा ना कि आपने करंट अफेयर्स, वो आपने टॉपिक ही नहीं असल में पढ़ा होगा। तो आईपीसीसी जो है, उसका जो डेटा, जो भी डेटा है, बल्कि इन्वायरमेंटल साइंस में हम रेफरेंस के तौर पे आईपीसीसी का डेटा इस्तेमाल करते हैं। जब हम इन्वायरमेंटल साइंस एज एन ऑप्शनल पढ़ा रहे होते हैं ना बच्चों को, हम कुछ इदारे, कुछ वेबसाइट्स बताते हैं कि यहाँ से आपने डेटा रिकन्फर्म करना है या डेटा लेना है। उसमें एक आईपीसीसी भी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज, क्योंकि उनका डेटा इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल है। इसी तरह नासा है, इसी तरह यूएनओ है, इसी तरह एफएओ है, डब्ल्यूएचओ है, इसी तरह ईपीए है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन
जो अथॉरिटी है, ठीक है ना, एजेंसी अथॉरिटी या उसको जो भी कहते हैं हम, ईपीडी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है, तो ये वो इदारे हैं जिनका डेटा बिल्कुल एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है, और उनका रेफरेंस भी अगर आप दें तो इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग रेफरेंस, ठीक है। तो बहरहाल खैर हम आगे चलते हैं, क्रॉनिक फ्लडिंग और लो लाइंग एरियाज इन द वर्ल्ड, और मैंने जी हैं? जी लाफ, ये इसकी स्पेलिंग क्या है बताएं। अच्छा, ये टर्म आपने पढ़ी है, ये एब्रीविएशन है ना, जी ई GLOF, जिलॉफ, जिलॉफ। अच्छा, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है, मैं देख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। जिलॉफ है, जिलाफ नहीं है, जिलॉफ है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे डिस्कस करते हैं जी, आगे चलते हैं। अगला इसका जो इम्पैक्ट है वो है डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन, देखिए, डेजर्टिफिकेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ फर्टाइल लैंड इनटू अनफर्टाइल लैंड। अब जरा गौर करें बच्चों, डेजर्टिफिकेशन इज इंक्रीजिंग, यानी आपका लैंड डेजर्टिफाई हो रहा है, इसकी वजह से। उसकी रीजन क्या है कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर एवापोरेशन रेट इज इंक्रीजिंग। देखिए, मैं लिंक बना रहा हूं, उसको समझिएगा। ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर evaporation rate is increasing, and due to high evaporation land become drier and drier। देखिए ना, टेम्परेचर बढ़ने से एवापोरेशन बढ़ेगी ना, उससे क्या होगा, जो आपका ड्राई लैंड है वो और ड्राई हो जाएगा। तो बच्चों, जब और ड्राई हो जाएगा तो आखिरकार वो इतना ड्राई होगा कि वहां पे प्लांटेशन नहीं हो सकती, वहां इरोजन शुरू हो जाएगी और वही लैंड एक्सक्यूज मी डेजर्ट में सर। कन्वर्ट हो जाएगी। जी जी बताएं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर इसी तरीके से टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगी तो सी लेवल कैसे राइज होगा? सी लेवल्स में भी तो इवेपोरेशन होगी ना। सी लेवल जो है वो डेफिनेटली फ्लड, इसकी सी लेवल राइज होने की एक हमने वजह बताई है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, दूसरी वजह बताई है एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ठीक है ना। हम ये कह रहे हैं कि एवेपोरेशन तो नेचुरली अभी भी हो रही है। आपके ख्याल में अभी टेम्परेचर यानी समुद्रों में एवेपोरेशन नहीं हो रही? डेफिनेटली हो रही है, लेकिन हो रही वही है, बिल्कुल पानी ऐसे। दोबारा वापस भी आ रहा है वाटर साइकिल की फॉर्म में। हम ये बात कर रहे हैं उन एरियाज की जहां पे ऑलरेडी पानी कम है। देखें, मिसाल के तौर पे हमारे पास एक डेजर्ट है, दुनिया का सबसे बड़ा कौन सा डेजर्ट है? सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट। हर साल ये 10 से 15 किलोमीटर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है, ये नोट कर लें आप। सहारा डेजर्ट इज एक्सपेंडिंग 10 to 15 किलोमीटर एनुअली टुवर्ड साउथ वेस्ट डायरेक्शन। इसी तरह बच्चों, थर्ड डेजर्ट इज एक्सपैंडिंग। सो आई एम टॉकिंग विद रिस्पेक्ट टू डेजर्ट्स। एवेपोरेशन तो हर जगह बढ़ रही है, वो जो फिनोमिना है जो आप बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन स्टूडेंट है, वो एक अलग इशू है। हम तो बात कर रहे हैं डेजर्टिफिकेशन की। डेजर्ट्स का समंदरों से कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि डेजर्ट्स, डेजर्टिफाइड लैंड के अंदर उसकी जो नेबरिंग लैंड होती है, एक डेजर्ट होता है ना, उसके साथ वाली जगह भी डेजर्ट ही की तरह होती है, खुश्क होती है। अगर वहां मजीद टेम्परेचर बढ़ेगा, मजीद खुश्की होगी, तो कुछ सालों में वो भी डेजर्ट बन जाएगी। एंड सेम इज हैपनिंग, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स हो रही है। मैंने आपको इतनी बड़ी एग्जांपल दी है कि सहारा डेजर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, 10 से 15 किलोमीटर हर साल साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है। थर डेजर्ट का इंडियन पार्ट हर साल एक्सपैंड कर रहा है। बड़े बड़े डेजर्ट्स हर साल एक्सपैंड कर रहे हैं। बच्चों, डेजर्टिफिकेशन हमारे लिए शायद अनइम्पोर्टेंट हो, लेकिन ये एनवायरनमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेजर्ट का मतलब यह है कि आपका लैंड ही खत्म हो रहा है, वो इनफर्टाइल हो रहा है, आपकी लैंड डिग्रेडेशन हो रही है। और लैंड डिग्रेडेशन हो गई तो आपके पास फूड ही नहीं होगा, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ये ग्लोबल थ्रेट है। इटसेल्फ डेजर्टिफिकेशन इज अ ग्लोबल थ्रेट, और क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस थ्रेट में आहिस्ता आहिस्ता इजाफा होता जा रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और इसका इंपैक्ट जो आ रहा है वो है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बच्चों, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कुछ स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती जा रही हैं।
क्यों हो रही हैं? इन्वायरमेंटल चेंजेस की वजह से। जी वो रुक जाता है, वो रुक जाता है, बिल्कुल ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं। ये चाइना ने इजाद की है और चाइना इसके ऊपर काम कर रहा है, ठीक है ना। उसकी वजह यह है, देखिए मैं आपको चीज बताऊं, ये जितने भी कंट्रीज हैं जिन्होंने एनवायरनमेंट को खराब किया है ना, और जाहिर बात है अब इनके ऊपर इल्जाम भी आ रहा है, तो ये कुछ ना कुछ तो करेंगे ना दुनिया को बताने के लिए कि भाई हम इन्वायरमेंट को, अब चाइना का क्लेम ये है, चाइना कहता है जी हम इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए भी बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन जितना वो एनवायरनमेंट को कंटामिनेट कर चुके हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी उस सारे एनवायरनमेंट को साफ कर लेगी? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये इसी तरह अमेरिका भी कहता है, इसी तरह फ्रांस भी कहता है, इसी तरह बरतानिया भी कहता है, सारे कहते हैं। कोई ये नहीं कहेगा ग्लोबली कि जनाब मैं कर रहे हैं पोल्यूशन, जो करना कर लो, ये कोई नहीं कहेगा, ठीक है ना। ये जाहिर बात है बच्चों, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, उसमें कभी ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। सिवाय अमेरिका के कोई कंट्री किसी को इस तरह थ्रेट्स नहीं देता जिस तरह अमेरिका और आज डोनाल्ड ट्रंप देता है। इससे पहले के जो उसके थे प्रेसिडेंट्स, वो विजनरी थे, वो भी थ्रेट्स इस तरह नहीं। मैं, मेरी पहले बात सुन लेना। तो आप टेक्नोलॉजी डेवलप कर भी लेंगे तो व्हाट विल हैपन? कंपनसेशन तो नहीं है। हम कह रहे हैं हम इस फिनोमिना को रिवर्स करेंगे तो फिर ये हल होगा। आप वक्ती तौर पे टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, उससे ज्यादा आप डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो बात ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं करनी चाहिए, लेकिन दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन कि आप खाली टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर आप तबाही करते जाओ, टेक्नोलॉजी डेवलप करते जाए। सेम इज हैपनिंग, पास्ट से अब तक यही हो रहा है कि हमने कंपनसेट करने के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया और उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कॉज की है, ठीक है। तो करे डेवलप, ठीक है करे, बल्कि ये सऊदी अरेबिया के अंदर उन्होंने डेजर्ट्स के ऊपर बहुत सारी ट्रीटमेंट के मेथड्स अप्लाई किए, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम डेजर्टिफिकेशन को रोकेंगे नहीं, जो इन्वायरमेंटल चेंजेस है उनको स्लो डाउन नहीं करेंगे। हमने अपनी जगह उसको स्लो डाउन करना है, क्योंकि कभी भी ये चीजें उसको कंपनसेट नहीं कर पाएंगी, आप जितनी मर्जी एफर्ट्स करें, ठीक है। तो ये चीज है। अब देखें ना, आप ट्रैफिक कम ना करें, आप पॉपुलेशन को कंट्रोल ना करें, हर साल आप स्मोक गन्स के जरिए लाहौर में पानी फेंक के वक्ती तौर पे स्मोक खत्म कर दें, तो डू यू थिंक कि ये इसका फार रीचिंग सोल्यूशन है? अब फार रीचिंग इसका सोल्यूशन यही है कि हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, हमें लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी, लोगों को एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी पड़ेगी, एक इंटीग्रेटेड जो है एफर्ट होगी, फिर जाके ये मसला हल होगा। तो वो ठीक है, सारी बातें कंट्रीज करती हैं, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन दिस इज नॉट द राइट कंपनसेशन और सोल्यूशन। अच्छा जी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में खास तौर पे बच्चों आप नोट कर लें, फ्लडिंग होती है जब कोस्टल एरियाज में, क्योंकि सी लेवल राइज होता है, तो कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग होती है, तो कोस्टल स्पीशीज एक्सटिंक्ट होती है कोस्टल एरियाज में। जैसे आपने सुना होगा मैनग्रूव्स ट्रीज जो हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, कोरल ब्लीचिंग होती जा रही है, ये नोट कर लें। मैनग्रूव ट्रीज है और कोरल ब्लीचिंग है, एंड एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। और कुछ ऐसी स्पीशीज हैं बच्चों जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो गई हैं। न्यूजीलैंड के अंदर कुछ बटरफ्लाईज हैं, वो एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से खत्म हो गई। आज आपकी बहुत सारी स्पीशीज एनवायरमेंटल चेंजेस की वजह से थ्रेट एक्सटिंक्शन के जनाब रेड जोन में शामिल हो चुकी हुई। कोस्टल एरियाज में फ्लडिंग, उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग, और इसके अलावा मैनग्रूव ट्रीज का खत्म होना, इसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज का एक्सटिंक्ट होना ड्यू टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। होता पता क्या असल में, जब फ्लडिंग होती है या कोई डिजास्टर होता है तो फिर हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होती है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। देखिए गौर करें, जब हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगी, जैसे खुदा ना खास्ता कोई आके हमारा घर तोड़ जाए, तो हम तो चले ह्यूमंस हैं, हम मैनेज कर लेंगे, एनिमल्स कैसे मैनेज करेंगे? उनको रिसोर्सेज वहां से मिल रहे हैं, वो माइग्रेट करेंगे, कंपटीशन होगा, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगी, और अल्टीमेटली जो कमजोर होगा वो खत्म होगा। सोसाइटी में भी ऐसा ही होता है। तो ये चीज याद रखें कि अनफॉर्चुनेटली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से उनकी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रही है और उनके लिए सर्वाइवल करना मुश्किल हो रहा है। इसको कहते हैं लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि जो स्पीशीज जब खत्म हो जाएगी फिर वो वापस नहीं आएगी।
आज तक जमीन के ऊपर प्लैनेट अर्थ के ऊपर जो स्पीशी एक्सटिंक्ट हो गई है वो दोबारा वापस नहीं आई। और ये लॉस जो है ये इररिपेयरेबल लॉस है, ये ऐसा लॉस नहीं है जिसको हम रिकवर कर सकते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है जनाब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा बच्चों इसका एक और इंपैक्ट आ रहा है, वो है राइज इन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। राइज इन एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। बच्चों एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन में मजीद इजाफा हो रहा है, हालांकि एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन इसका कॉज है और इसका इफेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से पोल्यूटेंट्स के रिएक्शंस तेज हो जाते हैं। तो इसका मतलब है अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, पोल्यूटेंट्स तेजी से रिएक्ट करेंगे तो सेकेंडरी पोल्यूशन में इजाफा होगा। यानी मैं कह सकता हूं एसिड रेन ज्यादा होगी, स्मोक ज्यादा बनेगी, ओजोन डिप्लीशन ज्यादा होगी, इन्वायरमेंटल डिकम्पोजिशन डिग्रेडेशन ज्यादा होगी। ये पॉइंट आप लिखना है इसमें कि जनाब जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो ग्लोबल वार्मिंग से हमारा टेम्परेचर भी बढ़ता जा रहा है और उससे पोल्यूशन भी बढ़ती जा रही है। पोल्यूशन की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई है और ग्लोबल वार्मिंग मजीद पोल्यूशन को बढ़ा रही है। तो ये इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि ये एनवायरनमेंट को मुसलसल खराब कर रही है। इसके अलावा एक और चीज है, वो है लॉस ऑफ या एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस। अच्छा बच्चों, ये एनर्जी और वाटर क्राइसिस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की वजह से क्यों बढ़ता जा रहा है? तो इसकी बड़ी एक लॉजिकल रीजन है। देखिए बच्चों, टेम्परेचर बढ़ने से जो आपका वाटर टेबल है वो नीचे जाता है, क्योंकि पानी इवापोरेट हो जाता है ना, ऊपर से इवापोरेट हो रहा है, पानी का लेवल नीचे 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 जा रहा है। आप शहरों में देखें आजकल तो ये कंडीशन है कि लाहौर शहर में अगर 20 साल पहले आप 50 फुट खुदाई करते थे तो पानी निकल आता था, अब 200 फुट पे भी नहीं निकलता। इसका क्या मतलब है कि आपका वाटर लेवल बहुत नीचे चला गया। अच्छा, अब लेकिन आपकी जरूरत तो पानी की है, आपने पानी तो इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करेंगे? उस पानी को आप पंप करेंगे। जाहिर बात है बच्चों, जब पानी को पंप करेंगे तो एक तो वाटर लेवल और नीचे जाएगा, वाटर की ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होगी, प्लस आपको एनर्जी या फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, मशीन्स की जरूरत पड़ेगी उसको पंप करने के लिए। आपकी एनर्जी डिमांड्स बढ़ती जाएंगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जाहिर बात है जब आपकी एनर्जी डिमांड्स और वाटर डिमांड्स बढ़ती जा रही है तो वो किस चीज को इंडिकेट करेंगे? फिर एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस। यानी अल्टीमेटली आपकी ग्लोबल वार्मिंग ने आपकी एनर्जी और वाटर डिमांड्स को बढ़ा दिया, आपने ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दी और उससे फिर इन दोनों के क्राइसिस स्टार्ट होंगे और हो रहे हैं। आप देखें ग्लोबली एनर्जी और वाटर क्राइसिस एक ग्लोबल इशू है। आज हम जनाब पूरी दुनिया के अंदर देखें तो एनर्जी डेफिशिएंसी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वाटर डेफिशिएंसी खास तौर पे हमारे जैसे कंट्री का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि हम यहाँ पे एक तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, दूसरा उसको मैनेज नहीं कर रहे, और इस इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से इसमें क्या हो रही है? ऑगमेंटेशन, इजाफा हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज एनर्जी एंड वाटर क्राइसिस को बढ़ाती है, उसको बढ़ाने में हेल्प करती है या रोल प्ले करती है। एक इसका ये भी इंपैक्ट है। अच्छा, एक इसका इंपैक्ट और भी है, वो है स्प्रेड ऑफ डिजीजेस। बच्चों कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ती हैं या उनका फैलाव बढ़ता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, समझा देता हूँ। ये चीजें मैंने ना वैसे डिटेल से में लिखी हुई हैं अपनी किताब के अंदर, क्योंकि ये डिस्कशन वाली चीजें सारी मैं लिखवा नहीं सकता। पॉइंट्स तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं बहरहाल ये आखिरी पॉइंट ये आपको बता रहा हूँ, आपके लिए काफी है इतने। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसके, बहुत सारे इंपैक्ट्स और हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको सेग्रीगेट करें, सोशल इंपैक्ट अलग है, इकोनॉमिक अलग है, बायोफिजिकल अलग है, जोग्राफिकल अलग है, वो हम उस तरफ जा ही नहीं रहे। हम तो इसको जनरल साइंस के हिसाब से मैंने फिर भी ज्यादा करवा दिया आप। अच्छा, ये चीज ध्यान में रखें, स्प्रेड ऑफ डिजीज का क्या मतलब है? साइंटिस्ट ये कहते हैं जनाब जब टेम्परेचर बढ़ता है ना तो ज्यादातर हिली एरियाज में आप देखें पौधों की जो फ्लावर्स की ब्लूमिंग रेट है वो बढ़ जाती है। जाहिर बात है टेम्परेचर बढ़ने से वो जल्दी ग्रो करेंगे। तो जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं ना तो एयर के अंदर वो पोलन ग्रेन्स जाते हैं बहुत सारे, और हवा में वो पोलन ग्रेन्स जब जाते हैं और आप उसको इनहेल करते हैं तो सांस के मसले शुरू हो जाते हैं, एलर्जी शुरू हो जाती है, दमा शुरू हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स आती है। एक तो ये हो रहा है खास तौर पे हिली एरियाज में या उन एरियाज में जहां प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही है, वहां ये प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है।
और प्लांट की ग्रोथ क्यों बढ़ी है? टेम्परेचर बढ़ने से। प्लस बच्चों एक बात यह है कि ये वाला जो इन्वायरमेंट है ना, ये सपोर्ट कर रहा है मक्खी, मच्छर, इंसेक्ट्स, उनकी ग्रोथ को। तो आप देखें कि नए से नई डिजीज की इंट्रोडक्शन भी हो रही है, यानी बीमारियों का फैलना, इंसेक्ट्स का ग्रो करना, वेक्टर्स का ग्रो करना, ये इन्वायरमेंट उसको सपोर्ट कर रहा है। ये वाला जो अब तब्दीली आ रही है, उसकी वजह से ज्यादा बीमारियां भी फैल रही हैं। तो ये स्प्रेड ऑफ डिजीजेस का इन्वायरमेंट के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है जो अब हम फेस कर रहे हैं। फिर एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, उसमें पता क्या उन्होंने दिखाया हुआ था? उसमें उन्होंने दिखाया हुआ था कि जनाब ये है कुछ एक फिनोमेना होता है, ये आप इतने याद रखिए, सिर्फ समझा रहा हूं आपको एक टॉपिक, एक चीज, परमाफ्रॉस्ट थाइंग। अच्छा, ये उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने ये दिखाया था कि अर्थ के ऊपर ना जगह जगह पे बर्फ के बहुत बड़े बड़े पैक्स हैं जो कि लाखों सालों से मौजूद हैं। जाहिर बात है, बर्फ है, वो बर्फ पिघलती नहीं है, वो वहीं मौजूद है, बड़े मतलब पहाड़ों के नजदीक, समंदरों में, कहीं कहीं आप देखते होंगे आइसलैंड, आइसबर्ग्स वगैरह, बड़े बड़े आइस के पैक्स, उनको ओवरऑल हम परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। परमाफ्रॉस्ट जो है ना, बिल्कुल जुड़े हुए हैं, और बायोलॉजिस्ट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने उस पर काफी काम किया है, और उन्होंने इस पे ही काम करके ये चीज एक्सप्लोर किया है कि जनाब उन परमाफ्रॉस्ट के नीचे बहुत ही खतरनाक तरह के वायरस और बैक्टीरिया मौजूद है। लेकिन वो वायरस और बैक्टीरिया ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को उस एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है वो इम्यून कर लिया हुआ, यानी वो उस एनवायरनमेंट में रहने के आदी हो गए हैं। लेकिन फॉर्चुनेटली वो वहीं पे रहते हैं, वो एक्सपोज नहीं हुए। लेकिन रीसेंट जो रिसर्च है उसके मुताबिक वो कह रहे हैं जी परमाफ्रॉस्ट थाइंग हो रही है। थाइंग का क्या मतलब है? दूर दूर जा रहे हैं। अब जब वो कॉम्पैक्ट थे, अब वो दूर दूर जा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जी अब अगला रिस्क ये है कि वो वायरस और बैक्टीरिया वहां से एक्सपोज होंगे, बाहर निकलेंगे, और वो आएंगे एयर में, वो आएंगे वाटर में, वो आएंगे इकोसिस्टम्स के अंदर। जब वो वायरस और बैक्टीरिया आपके इकोसिस्टम में आएगा, वो एनिमल्स तक और प्लांट्स तक और आप तक पहुंचेगा, तो फ्यूचर में आपको बहुत ही बड़ी बड़ी चैलेंजिंग डिजीजेस का सामना होगा, जिनको डायग्नोज और ट्रीट करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ये है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट जो फ्यूचर में ह्यूमैनिटी फेस करेगी। ये उन्होंने बड़ी लंबी एक डॉक्यूमेंट्री बना के तो इसको कंक्लूड किया हुआ था कि जनाब ये थ्रेट जो है ये एक इमर्जिंग थ्रेट है, और ये आने में फ्यूचर में आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है। और तो है ही है, रिसोर्सेज का तो मसला है ही है, वाटर क्राइसिस भी है, आपने पढ़ लिया सारा कुछ, लेकिन ये प्रॉब्लम भी साथ साथ चलेगी। ठीक है, तो बच्चों और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है काफी है आपके लिए 5 नंबर के लिए। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, ये इसकी डार्क साइड्स है। अब इसकी रेमेडीज आप नोट करें, रेमेडीज क्या हो सकती है? ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज की रेमेडीज क्या हो सकती हैं? अच्छा, उसमें बच्चों सिंपल आप कौन सी रेमेडीज लिखेंगे? जो एयर पोल्यूशन वाली, क्योंकि जाहिर बात है ग्लोबल वार्मिंग भी एयर पोल्यूशन की वजह से हो रही है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन से हो रही है, मीथेन की। तो आप सारी वो रेमेडीज लिख देंगे जो कि इसकी रेमेडीज है। अच्छा, अब मैं इसकी ना फर्दर डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, वरना लेकिन अगर आप ऐसे के ऊपर काम कर रहे हो ना, क्योंकि टॉपिक बड़ा है, मैं क्लाइमेट चेंज का खास तौर पे, तो क्लाइमेट चेंज की जो रेमेडीज होती है ना, इस लेवल का जो थ्रेट होता है ना, उसको 2 फ्रंट्स के ऊपर हम डील करते हैं। एक होती है अडाप्टेशंस, एक होती है मिटिगेशंस। जो मिटिगेशंस हैं वो वही हैं जो तकरीबन सारी मैंने लिखवाई हैं। मिटिगेशन का मतलब ये होता है कि आप थ्रेट की मैग्नीट्यूड को कैसे कम करेंगे। देखें ना, आप दरख्त लगाएं, आप ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पब्लिक कर लें, आप रिसाइकलिंग कर रहे हैं, इस तरह क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग की मैग्नीट्यूड कम होगी, यानी ग्रीन हाउस गैसेस की मैग्नीट्यूड कम होगी। इसको कहते हैं मिटिगेशन। लेकिन एक होती है अडाप्टेशन। बच्चों, अडाप्टेशन के अंदर आती है कि आप अपना पोटेंशियल किस तरह बढ़ाएंगे। जब आप ऐसे लिख रहे होंगे ना, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो फिर आपने अडाप्टेशन को बहुत ज्यादा डिस्कस करना होगा, यहाँ पे नहीं। मैं इसीलिए इसको छेड़ भी नहीं रहा, अदरवाइज मैं आपको बड़ी डिटेल से अडाप्टेशंस करवाता। लेकिन वो अडाप्टेशंस आप जेहन में जरूर रखें कि अडाप्टेशंस का मतलब है वो सारे फिनोमेना या वो सारी चीजें जिनसे आपका पोटेंशियल बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज। देखिए, अडाप्टेशन यही है ना कि गर्मियों में हमने कॉटन के कपड़े पहने हुए, अब ये कॉटन के कपड़े पहनने से गर्मी कम नहीं होगी, हमें गर्मी कम लगेगी, ये एक अडाप्टेशन है।
सर्दी आएगी हम वूल के कपड़े पहन लेंगे, क्योंकि वूल के कपड़े पहनने से सर्दी कम नहीं होगी, हमें सर्दी कम लगेगी। ये अडाप्टेशन है कि हमने अपने पोटेंशियल को एनहांस किया है विद रिस्पेक्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंट। तो आपको अडाप्टेशंस भी लेके आनी है और मिटिगेशंस भी। जनरल साइंस में तो वही लिख देंगे जो आपने लिख लिया, बहुत है, मोर देन एनफ है। लेकिन हाँ, अलबत्ता जब आप ऐसे को करंट अफेयर्स को डील कर रहे होंगे तो फिर आपने अडाप्टेशंस और मिटिगेशंस दोनों लिखनी होती हैं और पूरा एनालिसिस देना होता है, ठीक है। तो खैर बहरहाल ये हमारा टॉपिक जो है ये हो गया बच्चों। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये काफी इंपॉर्टेंट है और मैंने इसको साइंटिफिकली डिस्कस किया है, कोशिश की है थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें भी आपसे डिस्कस करूं। जी बताएं जी। तो देखिए, जो टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स है ना, TDS उसको कहते हैं, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स। उसका मतलब ये होता है कि आपकी उस पानी में सेलिनिटी बढ़ रही है, सलाइन नेचर बढ़ रही है, सॉल्ट्स बढ़ रहे हैं। अब या तो किसी वजह से वहां पे लीचिंग हो रही है सॉल्ट्स की, जिसकी वजह से वहां पे सलाइन नेचर बढ़ती जा रही है, या वाटर जाहिर बात है कंसंट्रेट हो रहा है। कंसंट्रेट यानी सॉल्ट कंसंट्रेशन, कंसंट्रेट हो रहे हैं, वाटर के मुकाबले में सॉल्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो वो उस एरिया की TDS वैल्यू क्यों बढ़ रही है, वो पूरा का पूरा एरिया एक एक्सप्लोर करने से पता चलता है, क्योंकि खाली एक फैक्टर नहीं होता जिसकी वजह से पोल्यूटेंट्स बढ़ते हैं। देखिए मिसाल के तौर पे हमने इंडस्ट्रियल एरिया के ऊपर रिसर्च की, एक इंडस्ट्री है ना, उसके हम 5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के इर्द गिर्द का पूरा दायरा हम चेक करते हैं। तो एक तरीका तो ये होता है कि उस इंडस्ट्री के राइट लेफ्ट और फ्रंट बैक पे जाके आप सैंपलिंग करें। एक होता है उसकी डेप्थ में जाके सैंपलिंग करें। एक सैंपल आपने 50 फीट से लिया है, एक 100 फीट से लें, एक 150 से लें, एक 200 से लें। तो अक्सर हमारी स्टडी में हमें ये पता चला है कि वो इंडस्ट्री चूंकि एक पोल्यूशन का सोर्स है, तो जितनी ज्यादा डेप्थ से हम पानी लेते हैं ना उतना पानी साफ है, और जितने ज्यादा डिस्टेंस से लेते हैं उतना पानी साफ है, जितना करीब से लेते हैं उतना पानी गंदा है। तो अगर किसी जगह पे TDS बढ़ रही है, हैवी मेटल्स बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है वहां पे कोई ऐसा सोर्स मौजूद है जो उस पानी को कंटेमिनेट कर रहा है, ठीक है, या कहीं से लीचिंग होके आ रही है। तो ये तो फिर आपका जो एरिया है ना उसको एक्सप्लोर करने की जरूरत है, उसके ऊपर रिसर्च करने की जरूरत है कि इदारा जो है उस पर रिसर्च करे, ठीक है ना। यहाँ वहां पे वो लगाए RO प्लांट्स, रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स, क्योंकि TDS को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो बेस्ट मेथड है वो होता है हम RO प्लांट्स लगा दें। रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स क्या करते हैं, पानी में से सॉल्ट्स को निकाल देते हैं और पानी को साफ कर देते हैं। तो आप सिंपली उसका हल ये करें, अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वहां का कोई MNA MP होगा, उसको जाके कहें जनाब यहाँ पे हमें RO प्लांट्स लगवा दो, UF प्लांट्स लगवा दो, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्लांट्स और RF प्लांट्स लगा दो, ताकि हम साफ पानी पी लें, ठीक है। और पानी का आप करवा लें एनालिसिस, ठीक है ना। तो ये तो डिपेंड करता है अब आपके एरिया के पॉलिटिशियंस कैसे हैं और आपके एरिया के जाहिर बात है लोग कैसे हैं, ठीक है। तो वो ये तो फिर डिपेंड करेगा ना कि वो एक कम्युनिटी बेस्ड इशू आ गया, ठीक है ना, उस पूरी कम्युनिटी का इशू है, फिर लोग किस तरह उसको इंटरेक्ट करते हैं साइंटिफिकली, तो उसकी कोई ना कोई रीजन होगी जो मैंने आपको बताई। बात समझ में आ रही है? तो ये है कौन सा ट्रेडिशन कह सकते हैं आप, ठीक है ना, अगर हो सकता है कोई हो, ठीक है। बच्चों असल में बात पता क्या है, ये जो होती है ना द स्पिरिट टू सर्व पीपल, ये स्पिरिट सिर्फ वर्बल है, अनफॉर्चुनेटली नॉट प्रैक्टिकल। हम में से भी 95% से ज्यादा लोग, सॉरी टू से, वो कहते जरूर है कि हम लोगों को सर्व करेंगे, लेकिन सर्व कोई नहीं करता। और वो जब उनको मौका मिलता है तो वो सर्व करने की बजाय क्या, वो लोगों को अच्छा खासा दबाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है ना, और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये बहुत इंसान धोखे में है। तो ये समझता है ना कि मेरे पास कोई इख्तियार, मैं वजीर आला बन गया हूँ, मैं कमिश्नर बन गया हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी बन गया हूँ, तो मेरे हाथ में ही आ गया। ये बहुत बड़ा धोखा है, बहुत बड़ा। और अक्सर हम इस धोखे का शिकार हो जाते हैं, सारी जिंदगी रहते हैं। ये जो असल इख्तियार है ना, जो ताकत है, वो सिर्फ अल्लाह ताला के पास।
और बहुत सारी जगहों पे आप इस चीज को ऑब्जर्व भी करते हैं कि बहुत ज्यादा बंदा एक ऊपर लेवल पे जाके यकीन करें बड़ी जलालत के साथ नीचे उतरता है। ऐसे है ना, आप पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को देख लें, ठीक है ना, बेचारों के साथ तो बहुत बुरी होती है, ठीक है ना। तो बात पता है क्या, ये इसलिए ना थोड़ी सी जो जिसको कहते हैं ना आजिजी वाली मामलात, वो होने चाहिए। मतलब आपको ना सबसे, मैं समझता हूँ एक किताब है जिंदगी, किताब का नाम है जिंदगी। वो ना सीएसएस का सिलेबस है, उर्दू का लिटरेचर, उर्दू का जो पेपर था ना ऑप्शनल, उसमें उन्होंने सिलेबस में, क्योंकि मैंने उर्दू रखी हुई थी ऑप्शनल, तीनों टाइम से मैंने उर्दू रखी हुई थी, तो मैंने उर्दू काफी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है। तो उसमें ना एक किताब है जिंदगी, चौधरी फजल हक की किताब है। उस किताब को जरूर पढ़ें। उस किताब का जो उन्वान है वो है खैरुन नास मिन यनफउन नास, यानी तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के लिए खैर पैदा करे, दूसरों के लिए फायदा पैदा करे, दूसरों के लिए बेहतर हो। उसमें ना उसने पूरा एक प्लॉट बनाया, पूरा एक जबरदस्त किस्म का, जनाब एक बंदा है वो बड़ा गुनाहगार सा है, वो सारे वो काम करता है जो बना है, वो जनाब इन बिटवीन जो है वो बस ये करता है, उससे एक नेकी हो जाती है, अल्लाह ताला ही उससे नेकी करवा देता है। वो दो ऐसे बच्चों की परवरिश करता है जो ऑर्फन्स होते हैं, उनका कोई नहीं होता, उनको पढ़ाता है लिखाता है। अब होता ही है कि वो फिर ना एक रात सोया होता है, तो उसको ख्वाब में ही आता है कि उसको ना फरिश्ते लेने के लिए आ गए कि चल भाई तेरा टाइम आ गया और तुझे लेके जाना दोजख में। तो वो दोजख की ना सैर करवाते हैं उसको ख्वाब के अंदर। ये एक जॉन मिल्टन की भी किताब है, उसी की एक उसने, अच्छा, जो है ना लॉस्ट पैराडाइज, पैराडाइज लॉस्ट, ठीक है ना, उसी का जरा थोड़ा सा चेंज करके लिखा हुआ, लेकिन बड़ी अच्छी किताब है। वो उसको सैर करवाते हैं, उसमें ना वो फिर दिखाता है कि जनाब ये लोग जहन्नम में क्यों गए हैं। उसमें से 90% लोग वही होते हैं जो दूसरों का हक खा रहे होते हैं, दूसरों के साथ जुल्म कर रहे होते हैं। और नहीं है, हमें ट्रेनिंग ये दी गई है कि ये इख्तियार है ना, ये बड़ी पावर है, ये बड़ी अथॉरिटी है, गर्दन के अंदर सरिया है जी, आप ये कर सकते हैं, आप वो कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है, बिलीव यू मी। मैं ये नहीं कहता कि आप दुनिया छोड़ के दरवेशी इख्तियार कर लें, ठीक है ना, जंगलों में चले जाएं, लेकिन इस धोखे में नहीं रहना आप, अदरवाइज इसका नुकसान होगा। बस ये मैं तो यही कह सकता हूँ। हम कोशिश करते हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी गलती है, कोशिश हम करते रहते हैं, हम अपनी भी इस्लाह करते रहें और दूसरों को भी बताते रहें। बहुत सारी गलतियां हमारी भी होंगी, हमें भी लोग बताते हैं, हम कोशिश करते हैं यार ये गलत, ठीक है हमारे अंदर गलती है तो ठीक कर लेते हैं अपने आप, ठीक है। तो ये बड़ी अहम चीज है, ये ट्रेनिंग का हिस्सा होनी चाहिए। चलें बड़ा, अल्लाह खैर करे, ठीक है जी, थैंक यू जी। इंशाल्लाह फिर कल जो है आगे चलो, हमारा परसों टेस्ट है बच्चों, जितना हम कल तक पढ़ लेंगे उतना टेस्ट में शामिल होगा, मिनरल्स और रॉक्स। अच्छा बच्चों एक काम करना आपने, मेरे चैनल का नाम आपको पता है, प्रोफेसर नवीद असलम डोगर। आपने एक लेक्चर सुन के आना है बच्चों। कुछ लेक्चर्स ऐसे होंगे 7 से 8 टॉपिक्स जो मैं आपको कहूंगा कि आपने वहां से सुनने हैं, और वो इसलिए आपने सुनने हैं कि वो उसके लिए मल्टीमीडिया रिक्वायर्ड है, वो मल्टीमीडिया पे ज्यादा बेहतर समझ आएंगे। तो वो आपको मैं बताऊंगा, वो टॉपिक्स आपने वहां से करने हैं, उसमें सिर्फ पिक्चर्स आपने देखनी है, लेक्चर सुनना है और उसको रिप्रोड्यूस करना है, ठीक है। जब समझ ना आए तो नेक्स्ट लेक्चर में आके आपने मुझसे पूछना है कि ये लेक्चर हमने सुना था, लेकिन सुनने के बाद पूछना है, ऐसे नहीं कहना कि सुना ही नहीं है तो समझ नहीं आई सर। तो आपने वो लेक्चर कौन सा सुनना है, रॉक्स का, ये नोट कर लें। मेरे चैनल पे बच्चों उसको थंबनेल भी लगा हुआ है, रॉक्स का लेक्चर है, रॉक्स। ये आपने सुन के आना है और ये टेस्ट में भी शामिल होगा, रॉक्स, ठीक है। ये सिर्फ 10 से 15 मिनट का लेक्चर होगा, मेरा ख्याल है इससे ज्यादा नहीं है। ये आपने, और चैनल का नाम लिख लें आप, प्रोफेसर नवीद असलम डोगर, और सब्सक्राइब भी कर दें बच्चों, ठीक है। चले, नहीं एमसीक्यू भी होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा। 20 नंबर का क्वेश्चन होगा जिसमें 4 पार्ट्स होंगे और 10 एमसीक्यूज होंगे, यानी आपको एक क्वेश्चन करना होगा और आपके पास टाइम होगा 1 घंटे का, 1 आवर, ठीक है। 40 मिनट में करें, 40 से ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए, अलबत्ता इस टेस्ट में हम आपको 1 घंटा दे देंगे, ठीक है। चलें, थैंक यू जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।